Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good morning. So, the next topic in our course is chapter number 8. The topic name is what? Binomial theorem. Okay. इसके बाद वाला चैप्टर हमने पहले कर लिया है फॉर सम रीजंस, क्योंकि वो उसके आयुषी के भी आ रहा था एंड इम्पोर्टेंट भी था, तो ठीक है चलो पहले उसको ले लिया। अभी चैप्टर 8 9 खत्म करने के बाद, सीक्वेंस सीरीज खत्म करने के बाद वापस हम 8 पे हैं, राइट। क्योंकि इस चैप्टर का उस चैप्टर से ऐसा कोई लिंक नहीं था कि ये चैप्टर अगर आपको आएगा तो ही अगला चैप्टर आएगा, ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं। अब इनडायरेक्ट लिंक्स तो देखो मैथ्स में होते रहते हैं, छोटा मोटा अपन बीच में भी बता देते हैं, बट ऐसा नहीं था कि चैप्टर 8 अगर आपने किया ही नहीं तो 9 बिल्कुल छू भी नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए हमने पहले चैप्टर नंबर 9 कर लिया, अभी चैप्टर नंबर 8 कर रहा है ना। ठीक है, ओके फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम। जैसे कि हम हमेशा करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं, राइट। तो देखो इसमें लिखा हुआ है थ्योरम। थ्योरम सब समझते हो, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी सिंपल भाषा में बात करें, एक फॉर्मूला थ्योरम होती है हमारे लिए ना मैथ्स में। कोई सिस्टम ऑफ रूल्स हम पढ़ लेते हैं भी, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, उसको अपन क्या नाम दे देते हैं? थ्योरम। वो तो ठीक है। एंड बाइनोमियल का मतलब हम क्लास 9 से समझते हुए आ रहे हैं। बाइनोमियल का मतलब याद है आपको? टेल मी शिवम। क्लास 9, जिसमें, यस वेरी गुड। तो हमने पॉलिनोमियल को, आपको याद हो तो, डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से भी डिवाइड किया था और डिग्री। तो डिग्री में जो डिग्री के हिसाब से हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था, उसमें क्लासिफिकेशन था कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 0 1 2 3 4 ऐसे चल रही थी, ठीक है ना। और नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो सबसे पहले आया था, याद हो आपको, मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है? एक ही टर्म होती है, ठीक है ना। देन इट वॉज बाइनोमियल। इट वॉज व्हाट? बाई। बाई का मतलब ही क्या होता है? टू। बाई का मतलब क्या होता है? टू। और नोमियल मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, तो टू टर्म्स हो गई, समझ गए। नोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे मोनोमियल, तो मोनो का मतलब वन, और मियल नोमियल कैसे भी जोड़ लो इसको, वन टर्म। ट्राइनोमियल तीसरा क्या था हमारा? ट्राई। बाई की जगह जैसे क्या हो जाए? ट्राई हो जाए, तो ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है ना। एक एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें तो लिख दिया मैंने सिंपली 2x, एक ही टर्म है। इसमें मैंने लिख दिया 2x+1, दो टर्म्स हो गई। इसमें मैंने लिख दिया 2x+1+3y, तीन टर्म्स हो गई, समझ गए। तो ये तो हो गया मोनोमियल, या इसमें चलो y लिख दो ना। ये हो गया बाइनोमियल, ये हो गया टाइम। वैसे तो कोई सी भी टर्म्स डाल सकते हो, डिफरेंट नेचर की टर्म्स होनी चाहिए ना। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि वो सॉल्व होकर वापस एक टर्म बन जाए। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर 2x+3x, ये मैंने बाइनोमियल लिखा है, आपने बाइनोमियल नहीं लिखा है, आपने तो मोनोमियल लिखा है, क्योंकि 2x+3x तो सेम नेचर की टर्म्स हो गई, तो ये तो 5x हो जाएगा। 5x तो इसका एग्जाम्पल है, मोनोमियल का एग्जाम्पल है ना। तो आपको अलग अलग नेचर की टर्म्स लिखनी है, जो सोल्व ना हो पाए वैसे के वैसे रखी जाए। ओके, समझ में आ गई बात? तो बाइनोमियल का मतलब समझ में आ गया, यानी एनी पॉलिनोमियल which has two terms, any polynomial which has two terms। पॉलिनोमियल कह दो या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हो आप, है ना। ऐसा कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो? टू टर्म्स हो। और उस बाइनोमियल यानी ऐसे पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक थ्योरम है हमारे पास, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे। उस थ्योरम का नाम क्या हो जाता है? बाइनोमियल थ्योरम। तो चैप्टर का मतलब समझ आया, यानी कि पूरे चैप्टर इस बाइनोमियल के इर्द गिर्द घूमेगा, यानी ऐसे पॉलिनोमियल के इर्द गिर्द घूमेगा जिसमें कितनी टर्म्स होंगी? कितनी टर्म्स होंगी? दो टर्म्स होंगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया मीनिंग। अब मीनिंग समझने के बाद ये समझना चाहिए कि चैप्टर का रोल क्या है मैथ्स में, मतलब चैप्टर जरूरी क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और ये चैप्टर नहीं होता तो हमारा कौन सा काम रुक जाता है ना। तो देखो, कुछ उसके लिए मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। देखो बेटा, आपने बचपन में ये जरूर पढ़ा होगा, टीचर ने रट रट के पढ़वाया होगा, x+y का होल स्क्वायर। याद है आपको क्या होता है? बोलो, क्या होता है? x²+2xy+y², ठीक है। और फिर ये याद हुआ होगा तो अगली चीज टीचर ने ये पढ़ाई होगी, बोलो क्या होता है? x² नहीं होता है, x³ होता है। फिर 3x²y होता है। फिर 3x y² होता है। और प्लस फिर y³ होता है, ठीक है ना। चलो, तो x+y का होल स्क्वायर, x+y का होल क्यूब तो आपने पढ़ लिया। ध्यान से देखो, x+y एक बाइनोमियल है, चेक करो, बाइनोमियल है। और ये क्या है? बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल की पावर 2 तो एक्सपेंड करनी आती है आपको, बाइनोमियल की पावर 3 भी रट रट के आप कर लोगे। बट व्हाट अबाउट अगर पावर और बढ़ती जाए? व्हाट अबाउट अगर पावर और बढ़ती जाए? टेल मी, अगर x+y की पावर
4 हो जाए तो क्या करेंगे? चलो 4 में आप क्या कहोगे सर, मैं दिमाग लगा लूंगा, मैं क्या करूंगा, एक्स प्लस वाई की पावर 4 है नहीं है, मैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर कर दूंगा, का भी होल स्क्वायर, या फिर ऐसे कर लूँ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर ये लिखा ही था मैंने, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिखा ही था मैंने, इंटू इधर भी क्या लिख दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख दूंगा। और उसको फर्दर सोल्व कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू 2xy, बोलो 2x³ y, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर 2xy को करो 2xy इंटू एक्स स्क्वायर, 2x³ y, 2xy इंटू एक्स स्क्वायर, 2x³ y, 2xy इंटू 2xy 4x² वाई स्क्वायर, एंड 2xy इंटू वाई स्क्वायर 2xy³ एंड आगे आ जाओ, वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज अगेन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 2xy इज 2xy³ एंड वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज वाई टू द पावर 4। अब इसमें सिमिलर नेचर की टर्म्स छांट लूंगा मैं, जैसे एक्स टू द पावर 4, x³ y वाली टर्म्स छांटिए, बताओ x³ y वाली टर्म छांटिए, x³ y वाली टर्म है, ये x³ y वाली टर्म है, और कोई x³ y वाली टर्म नहीं है, तो 2x³ y मिलके क्या हो गए, 4x³ y हो गए। ठीक है आगे बोलो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म छाट लो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म्स, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, तीन टर्म्स हो गई। तो ये तो इससे जुड़ गई थी है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x², 5x² वाई स्क्वायर, 5 के बाद एक और जुड़ गई तो ये कितनी हो गई, 6x² वाई स्क्वायर, 6x² वाई स्क्वायर। और क्या बचे, अब XY³ वाली टर्म छाट लो, तो XY³ वाली टर्म ये हो गई और ये हो गई, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 4xy³, 4x वाई क्यूब। ठीक है, लास्ट में क्या बचती है, वाई टू द पावर 4। तो सर देखो मैंने एक्स प्लस वाई का पावर 4 भी मैंने एक्सपैंड तो कर दी, तो सोचने वाली बात ये कर तो दी तूने, बट कितना टाइम लग गया तेरे को, ठीक है ना, जान निकल गई जो अलग। और यहीं पे थोड़ा ना रुकने वाला है कारवां, अब पावर 4 के बाद क्या आएगा, पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8, पावर 9, पावर 10, ये सब आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो अब उनको निकालने के लिए क्या करना चाहिए, क्या ऐसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए, नहीं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके नहीं देखना चाहिए, इसी को एक्सपैंड करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है। एक्चुअली एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का जो होल क्यूब है, ये हमने डायरेक्ट याद किया हुआ है, दैट इज फाइन, ये हमने क्या किया हुआ है, डायरेक्ट याद किया हुआ है, लेकिन अगर अपने को बाइनोमियल थ्योरम आती है तो इसको भी डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं, उस थ्योरम से ये दोनों भी एक्सपेंड करने का अपने को जरिया मिल सकता है। हालांकि ये दोनों तो डायरेक्ट याद होता है, बचपन से 9th क्लास 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट इन केस अगर भूल जाए तो बायनोमियल थ्योरम आती है तो इन दोनों को भी एक्सपेंड हम कर सकते हैं। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई सभी को, ठीक है। चलो तो अब मैं थोड़ा फेयर कर रहा हूँ, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखूंगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लिखूंगा, और एक्स प्लस वाई की पावर 4 एक बार याद कर लो, इसको भी अब आगे से कम पावर 4 तक डायरेक्ट याद करो, एक्स टू द पावर 4, 4x³ y, 6x² वाई स्क्वायर, 4x वाई क्यूब, वाई टू द पावर 4, याद हुआ, अभी देखता हूँ मैं डिलीट कर देता हूँ, देखो कितना याद होता है आपको ना। चलो अब थोड़ा बहुत फेयर करते हुए चलो, तो जो 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 अपन ने अभी बात डिस्कस किया उसी को फेयर करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम में सबसे पहले तो बात करेंगे बाइनोमियल का मतलब क्या होता है ना, वी नो दैट, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, the term binomial the term binomial refers the term binomial refers to a polynomial with two terms. Polynomial refers to a polynomial with two terms, polynomial having polynomial of two terms, a polynomial with two terms। ये तो हम क्लास 9 से जानते बेटा, जानते ना, एक पॉलिनोमियल के दो टर्म्स है तो उस पॉलिनोमियल को नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से अपन डिवाइड किया था, और क्या क्या नाम रख दिया था उसका, बाइनोमियल, ठीक है ना। सो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम gives us a gives us gives us a process
प्रोसेस कह लो, और मेथड भी कह सकते हो, प्रोसेस और मेथड ऑफ एक्सपेंडिंग, ऑफ एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को मैं ब्रैकेट में ये लिख देता हूं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक। वैसे तो पॉलिनोमियल ही लिया जाता है, वैसे तो पॉलिनोमियल ही लिया जाता है, बट किसी किसी केस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी ले लेते हैं। वैसे क्या डिफरेंस होता है दोनों में पता है? पॉलिनोमियल और एक आम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है? पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। डिफरेंस पता है? बोलो, क्या बताओ? पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फर्क है, या दोनों एक ही होता है? हम्म, एक ही होती है विथ टू टर्म्स। बोलो अनुष्का। नहीं पता? क्लास नाइन्थ में नहीं थे हम? कहीं तो थे, याद नहीं है। तो पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जैसे कुछ भी लिख दिया x+y+3, ये भी पॉलिनोमियल है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। लेकिन मैंने कुछ भी लिखते लिखते अगर कहीं गलती से ऐसे लिख दिया √x+y−7 ऐसे लिख दिया, तो अब ये केवल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की पावर होती है, जो वेरिएबल की पावर होती है वो होल नंबर होती है। क्या होती है? होल नंबर। तो यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर x की पावर क्या हो गई? हाफ। हाफ होल नंबर नहीं है ना? ठीक है ना? तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये मात्र एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। ठीक है ना? डिफरेंस समझ में आ गया? हर पॉलिनोमियल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम वैसे जनरली आपके कोर्स में इजी है, तो पॉलिनोमियल के एक को ही एक्सपेंड करवा रहा है, लेकिन हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर भी वो लागू हो सकती है, और रेयर टू रेयर कोई एक आध एग्जाम्पल थोड़ा डिफिकल्ट वाला बन भी सकता है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम हमको क्या देता है? एक प्रोसेस या एक मेथड देता है जिससे अपन एक्सपैंड कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, जिसकी टर्म्स दो हैं। दैट मीन्स वो एक पॉलिनोमियल जिसकी टर्म्स दो, बाइनोमियल ही होता है ना? तो मीन्स अ बाइनोमियल, मीन्स ए बाइनोमियल, polynomial with two terms means a binomial of with means a binomial with या फिर ऑफ इंडेक्स। लिखो इंडेक्स, यहाँ पे पावर को उसने इस चैप्टर में जो नाम दिया है वो क्या दिया है? इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या होता है? पावर। जैसे अभी मैंने x+2 का होल स्क्वायर लिखा, तो 2 उसका इंडेक्स हो गया, तो उसकी पावर है, तो उसका क्या कहूंगा मैं? इस चैप्टर में उसका नाम क्या रख दिया उसने? इंडेक्स। जैसे मैंने x+3 का होल क्यूब कर दिया, तो 3 उसका इंडेक्स हो गया। इसमें पावर y की पावर 4 कर दी, तो 4 उसका इंडेक्स हो गया ना। तो अब इंडेक्स क्या हो सकता है? इंडेक्स क्या हो सकता है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स ए नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 4 5 है ना। तो ऑफ इंडेक्स इक्वल टू इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इसको अपन क्या लिखते हैं? नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लिया। बाइनोमियल लिख लिया बेटा यहां तक? ठीक है, क्या हमने अभी कुछ ऐसा कोई खास नहीं लिखा बाइनोमियल थ्योरम के बारे में? बस हमने इतना लिखा है कि बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, और बाइनोमियल थ्योरम हमको क्या कहती है? एक प्रोसेस है, एक मेथड देती है जिससे अपन किसी भी बाइनोमियल को एक्सपैंड कर सकते हैं। यानी किसी भी पॉलिनोमियल जिसके दो टर्म्स है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, चाहे से इंडेक्स कुछ भी हो। हाँ, पर इंडेक्स एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। कल को आप ऐसे नहीं कहोगे x+y की पावर 1.5, इसको एक्सपैंड करके बताओ सर। 1.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है ना? पावर कैन बी एनीथिंग बट इट हैज टू बी अ नेचुरल नंबर। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। अब अपन इस थ्योरम को डेवलप करने से पहले कि सर एक्चुअल थ्योरम क्या है बता दो ना, मैं थ्योरम थोड़ा सा लेट बता रहा हूँ, उससे पहले कुछ बातें को डिस्कस करते हैं ना। तो वापस मैं उन्हीं पे आऊंगा कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई की पावर 4 भी हमने एक्सपेंड करके देखा है अभी एग्जाम्पल में। तो डायरेक्ट मैं उस पर आऊंगा कि क्या होता है, फिर उन उसका पैटर्न को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कुछ बनता है क्या, है ना। उसका पैटर्न को एनालाइज करेंगे, वहीं से थ्योरम निकल के आएगी। ओके, सो तो अब मैं लिखता हूँ नाउ, नाउ वी एनालाइज, वी एनालाइज some indices, some indices, some indices of a binomial x plus y। x प्लस वाई लिया है या ए और बी लिया है उसने, ये देख लेते हैं। इधर तो ए और बी लिया है, लेकिन नीचे जब थ्योरम एक्सपैंड कर रहा है तब वो शायद एक्स और वाई ले रहा है, तो फिर अपन भी एक्स और वाई में ही चलते हैं। एक मिनट को और देख लेने दो एक बार, क्योंकि फिर शुरू से वैसा याद रह जाएगा ना। अभी भी ए और बी चला रखा है, तो ए और बी तो नहीं है, ए और बी लिया है बेटा, ए और बी ही लिया है, तो लेट्स टेक ए एंड बी, है ना ओनली। चलो, ये सब अभी आपको लिखवाई देंगे। तो ऑफ बाइनोमियल ए प्लस बी, ए प्लस बी, सम इंडिसेस ऑफ ए बाइनोमियल ए प्लस बी टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई the pattern used in the binomial theorem, to identify the pattern used in the binomial theorem, used in the binomial theorem। अब सर आप सीधे ही थ्योरम दे दो ना, क्यों ये पैटर्न वैटर्न लिखवा रहे हो। देखो अगर मैं सीधे थ्योरम दे दूंगा तो काम तो उससे भी हो जाएगा, एक्सरसाइज तो यूं ही सॉल्व हो जाएगी, है ना। बट क्या होगा इन केस अगर आप थ्योरम भूल गए तो फिर खत्म मामला। ठीक है ना, तो अगर कुछ पैटर्न याद होगा ना तो थ्योरम भी आप खुद बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अभी देखो मैं, आप खुद थ्योरम बनाओगे, याद करवाऊंगा मैं आपको थ्योरम, और ऐसी याद होगी कि कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि आप खुद बना रहे हो, आप उस थ्योरम को खुद बना रहे हो, समझ रहे हो। चलो तो अब अपन वो पैटर्न बनाना शुरू करते हैं, थ्योरम। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले एक्स प्लस वाई की पावर 1 ले लेते हैं। सिंपली क्या लिखा मैंने, एक्स प्लस वाई की पावर 1। तो एक्स प्लस वाई की पावर 1, तो सर क्या मजाक कर रहे हो, एक्स प्लस वाई तो होगा, होगा ना, एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, एक्स थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूँ मैं जानबूझ के टर्म्स को, प्लस वाई होगा। चलो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जानते ही हो सब, नहीं तो अभी बताया भी है, बोलो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अरे एक्स प्लस वाई थोड़ा लेना है, ए और बी लेना है, फिर भूल गया, ए और बी, ए और बी, नॉट एक्स एंड वाई। ए प्लस बी बाइनोमियल के पैटर्न को अपन एनालाइज कर रहे हैं, राइट। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो ए प्लस बी हो जाएगा। एंड टेल मी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये भी सब जानते हैं। चलो और थोड़ा एनालाइज करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, वो बताओ, जानते हो वो भी आप, इतना भी आपने क्लास 9 10 लेवल पे पढ़ रखा है ना। और वहां पे कई बच्चे पूछते भी सर ए प्लस बी की पावर 4 बताओ, तो मैं कहता हूँ रुको 11 तक, बोला भी था ना। चलो क्यूब तक तो याद है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस, प्लस व्हाट, बी क्यूब। ओके, एंड फोर्थ अभी वैसे याद नहीं था, लेकिन अभी अभी ताजा ताजा एक्सपेंड किया है एग्जाम्पल ऐसे ही लेते लेते, तो बोल याद हुई क्या शिवम, ए प्लस बी का पावर 4 याद नहीं हुई। यार एक पैटर्न बन रहा था, ए टू द पावर 4 प्लस 4a³ बी प्लस 6a² बी स्क्वायर प्लस 4ab³ और लास्ट में बी टू द पावर 4। यहां तक लिख लिया गया सबने। अब इनको करते हैं अपन एनालाइज, इनको करते हैं अपन एनालाइज। तो मैं एक काम करता हूँ, इनके जो कोएफिशिएंट्स है उनका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जो कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, ये 2 हटा देता हूँ, ये 3 हटा देता हूँ, ये 3 हटा देता हूँ, ये 4 हटा देता हूँ, 6 4, और उनके कोएफिशिएंट को मैं अलग कलर से लिखता हूँ, ताकि क्या पता आप एक पैटर्न पहचान। देखो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो मैं 1 लगा दूं, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1। इसका कोएफिशिएंट भी डॉट लगा देता हूँ बीच में ना, इसका कोएफिशिएंट भी कुछ नहीं है तो मैं क्या लगा देता हूँ, 1। इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 लगा दूं, और इसमें 2 आएगा ही आएगा कोएफिशिएंट, है ना। और इसका कोएफिशिएंट भी कुछ नहीं है तो मैं क्या लगा दूं, 1 लगा दूं।
इसके कोएफिशिएंट भी मैं 1 लगा देता हूँ। कोएफिशिएंट समझते हो ना? उसके बगल में जो एक नंबर रख देते हैं अपन कांस्टेंट, उसी को तो कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, चलो इसका कोएफिशिएंट अगेन कोई नहीं है, मैं 1 लगा दूं। इसके में क्या आया था? 3 आया था, याद हो तो? क्या आया था? 3। इसमें भी क्या आया था? 3। और इसमें फिर वापस 1। इसमें फिर वापस 1। ओके, लास्ट वाले कोएफिशिएंट इसमें अगेन कुछ नहीं है तो 1। इसमें क्या आया था याद है? 4 आया था इसमें। इसमें भी क्या आया था याद है? 4 आया था, नहीं 6 आया था। इसमें 4 नहीं आया था, इसमें क्या आया था? 6 आया था। क्या आया था बेटा? 6। और फिर इसमें क्या आया था? अगेन 4 आया था। ठीक है ना? और लास्ट वाले में फिर अगेन 1। लास्ट वाले में अगेन 1। ठीक है, यहां तक देख लिया, समझ लिया। अब अपन कुछ एनालाइज करना शुरू करते हैं। भाई सीक्वेंस एंड सीरीज करके आए ताजा ताजा, वहां पे तो बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता था, पैटर्न पहचानना पड़ता था। तो अपन यहाँ पहचानते हैं, देखो ध्यान से। टेल मी वन थिंग, जब यहाँ पे पावर 1 है तो कितनी टर्म्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बोलो? अरे बोलो भाई शिवम। जब यहाँ पे पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स है 2। जब पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3। जब पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 4। एंड जब पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? कितनी है? तो एक बात तो तय है, एक बात तो तय है कि जितनी पावर, जितना आप इंडेक्स लोगे, इसको इंडेक्स कह रहा हूं मैं बार बार, क्या कह रहा हूं मैं इसको? इंडेक्स, है ना? जितने आप इंडेक्स लोगे बाइनोमियल का, उसके एक्सपेंशन में उससे एक ज्यादा टर्म्स आएगी। अगर आपने इंडेक्स 3 लिया है तो उसका जो एक्सपेंशन है, जो उसको एक्सपेंड विस्तार रूप लिखा आपने उसका, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी? 4 बनेगी। 4 इंडेक्स ली तो 5 बनेगी। अब सिमिलरली अगर आप a+b की पावर 5 ले लो तो 100% उसमें कितनी टर्म्स बनेगी? 6 टर्म्स बनेगी, एक ज्यादा टर्म्स बन रही है। ठीक है ना? यहां तक एक चीज एनालाइज हुई। ठीक है, अब दूसरी चीज सुनना ध्यान से, एक बार कोएफिशिएंट को भूल जाओ। कोएफिशिएंट के अलावा जो रेड मार्क हो रहा है ना, उनको देखो ध्यान से, उनको देखो ध्यान से। तो देखो, यहाँ पे इस टर्म की टोटल पावर कितनी है? 1। इस टर्म की टोटल पावर कितनी है? 1। क्यों? क्योंकि इंडेक्स भी 1 ही है। तो हर एक टर्म की टोटल पावर इंडेक्स से मैच कर रही है, चेक करो। 1 1 मैच कर रही है। इधर आओ, टोटल पावर कितनी है? 2। 2 है ना, ए का स्क्वायर, पावर कितनी हो गई? 2। यहाँ पे ए की पावर 1, बी की पावर 1, तो टोटल कितनी हो गई? 1+1 2। और यहाँ पे भी कितनी है? 2। तो देखो इंडेक्स भी तो 2 है। 2 मैच हो गया, 1+1 2 मैच हो गया, 2 मैच हो गया। यानी कि जो भी इंडेक्स है और अंदर जो एक्सपेंशन में टर्म्स हैं, उस टर्म्स की टोटल पावर कर दे तो वो एग्जैक्टली इंडेक्स से मैच हो रही है। चलो नीचे ट्राई करो। देखो 3, तो यहाँ पे भी क्या है? 3। इधर 2, इधर कुछ नहीं है तो 1, 2+1 3। यहाँ पे क्या है? 3। 1+2 3। यहाँ पे भी क्या है? 3। और यहाँ पे क्या है? 3। तो यहाँ पे भी क्या है? 3। चलो एक लास्ट और चेक करो। 4, तो यहाँ पे भी क्या है? 4। यहाँ पे बी की पावर 1 ले सकता हूँ, 3+1 4। तो यहाँ पे भी 4। यहाँ पे 2+2 4। यहाँ पे भी 4। यहाँ पे 1+3 4। और यहाँ पे भी 4। तो उसके एक्सपेंशन में जो टर्म्स बन रही हैं उनकी टोटल पावर उतनी ही है जितनी आगे इंडेक्स में है। ये चीज के तय हो गई। अच्छा, अब तक स्मार्ट बच्चे तो अब तक इनकी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न भी समझ लेते हैं। क्या दोनों में कोई समझा? कोई नहीं है स्मार्ट? हाँ, बोलो भाई शिवम। इतना सरल, मतलब ये एक पहले की तरह नहीं लग रहा है जो अखबार में आती है आजकल। 4 4 6 6 7 7 साल बच्चे, क्लास के बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। सीरियसली, माइंड को थोड़ा डेवलप करना तो सीखो, थोड़ा फोकस करना तो सीखो, करो। यहाँ पे पावर कितनी है ए की? 3। क्या बी की कोई पावर है? तो एक तरीके से मान लो बी की पावर 0 है ना? यहाँ पे बी की पावर 1 है, यहाँ पे ए की पावर 1 है, और यहाँ पे बी बी की पावर 3 है, तो ए की पावर मान लो 0 है।
तो ए के पास 3 पावर थी, बी के पास कुछ नहीं थी, ए ने एक पावर इसको दे दी तो ए के पास 2 बची, बी के पास एक हो गई, ए ने एक पावर और उसको दे दी तो ए के पावर एक बची और बी के पास 2 हो गई, और ए ने सारी की सारी पावर एंड में आते आते बी को दे दी तो ए के पास पावर 0 हो गई, बी का क्यूब हो गया। तो स्टार्टिंग होती है पहले टर्म से, पहले ये सारी पावर खुद रखता है, पहले ये सारी पावर खुद रखता है, पूरा क्यूब खुद के पास है। अब एक देता शुरू करता है अगले को, अगले में क्या होगा, एक क्यूब का क्या रह गया, ए स्क्वायर, तो एक पावर क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पावर तो मैच होनी चाहिए ना 3 से, तो ये एक पावर किसको दे देगा, बी को दे देगा, जो दूसरी टर्म यहाँ पे टर्म है ना। फिर एक और दे देगा, तो अब एक ए 2 से 1 ही रह गया और ये 1 से 2 हो गया, और लास्ट में जाते जाते ए बिल्कुल खत्म ही हो गया, उसकी पावर 0 हो गई, सारी की सारी पावर एंड में आते आते किसको मिल गई, क्यूब को मिल गई। ठीक है, अब आप सोचो ए प्लस बी की पावर 5 होती, ए प्लस बी की पावर 5 होती, तो पहले तो ये बताओ उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, अगर पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, बोलो शिवम। ए प्लस बी की पावर अगर 5 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं एक्सपेंशन में, 6, एक ज्यादा, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ब्लैंक्स बना दिए मैंने। सबसे पहले सारी पावर ए रखेगा, फिर एक बी को दे देगा, तो 4 रह जाएंगी और एक बी को मिल जाएगी, फिर एक और दे देगा, बोलो क्या बनेगी अगली टर्म, ए क्यूब बी स्क्वायर, फिर एक और दे देगा, क्या बनेगी अगली टर्म, ए स्क्वायर बी क्यूब, अगली एक और दे देगा, ए की पावर 1 बी की पावर 4, सारी की सारी दे देगा बी की पावर 5, तो हो ना हो टर्म्स तो यही बनेंगी। कोई थ्योरम ही नहीं बताया अभी तक तो सर आपने, ऐसे ही हो रहा है तो बढ़िया, ऐसे ही हो रहा है तो यही तो थ्योरम है, एक्चुअली यही थ्योरम है, अभी जब मैं थ्योरम बताऊंगा तो यही चीज है, बट आप पैटर्न वैसे ही पहचानो ना। ठीक है, सबसे पहले पहला टर्म सारी पावर रखता है जो भी इंडेक्स है, अच्छा इनका टोटल करो, ये पावर 5 टोटल आया, ये पावर 5 टोटल आया, 4 प्लस पावर 5 टोटल आया, 3 प्लस 2 पावर 5 टोटल आया, 2 प्लस 3 पावर 5 टोटल आया, 1 प्लस 4 पावर टोटल 5 आया, टोटल 5, तो सब हर टर्म में टोटल पावर 5 इंडेक्स से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, जो फाइनल इंडेक्स था, टेल मी। यहां तक सारी बात क्लियर है। अब बस इसमें एक कमी है कि सर इनका कोएफिशिएंट क्या है वो बता दो, पावर तो समझ में आ गई ना, अब तो बस इसके आगे क्या नंबर लगेगा, इसके आगे क्या नंबर लगेगा, इसके आगे क्या नंबर लगेगा, इसके आगे क्या लगेगा, इसके आगे क्या लगेगा, इसके बस ये कोएफिशिएंट करना सिखा दो, और कोएफिशिएंट के अलावा बाकी सारी चीजें चीजें तो क्लियर हो ही गई है, हो गई है ना, हो गई है ना। तो अब आप एनालाइज करने वाले हैं कोएफिशिएंट्स को, किसको एनालाइज करने वाले हैं, आ जाओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स तो समझ ही चुके हो ना, अब कोएफिशिएंट को एनालाइज करने वाले हो, तो देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 1, फिर 1 2 1, फिर 1 3 3 1, फिर 1 4 6 4 1, तो सोचो अगर पावर 5 हो जाएगा तो कैसे बनेगा, 1 5, आगे 1 5 तो सही है आपका, 1 पहली बात तो देखो 5 में 6 टर्म्स बनेंगी, तो पहले का 1 कोएफिशिएंट होगा, दूसरे का 5 बिल्कुल सही है, आगे बता सकता है कोई, नहीं 6 तो गलत है, नहीं 6 तो गलत है, 4 4 भी गलत है, सोचो ना, फिर आएगा 10, फिर वापस आएगा 10, फिर आएगा 5 और 1, हो गई 6 टर्म्स, 1 2 3 4 5। देखो आपने एक चीज नोटिस करी, पहली और आखिरी टर्म्स के तो 1 1 ही है, तो शुरू और अंत तो 1 पे ही हो रहा है, तो ये 1 1 तो आएगा ही आएगा। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये बीच में एक टर्म पैदा हो गई, तो उसका कोएफिशिएंट इन दोनों का सम है, 1 प्लस 1 2 होता है। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि देखो 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, चेक करो, ठीक है नीचे आओ, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, देन 3 प्लस 1 4। चलो अब नेक्स्ट बताओ, सबसे पहली तो सर 1 ही रहेगी, फिर अगली 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5, और लास्ट वाली 1। अब टेल मी, ये पावर 5 पावर 6 में होता तो 1, 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6, लास्ट में 1। अच्छा ये चीज भी फिक्स है कि अगर अपन पहली आखिरी मैच करें तो मैच करती है, देखो पहली और आखिरी मैच हो गई, फिर सेकंड लास्ट और सेकंड मैच हो गई, और फिर थर्ड लास्ट और थर्ड मैच हो, इधर देखो 1 और 1 मैच हुई, सेकंड और सेकंड लास्ट मैच हुई, थर्ड और थर्ड लास्ट मैच हुई, और बीच में अलग हो गई। तो कई बार अगर अपन कोएफिशिएंट गलत भी बना दे तो अपन रुक जाएंगे यार, पहली से आखिरी क्यों नहीं मैच हो रही,
यार दूसरी से सेकंड लास्ट क्यों नहीं मैच हो रही, यार तीसरी से थर्ड लास्ट क्यों नहीं मैच हो रही, मैच होनी चाहिए। इधर भी तो मैच हो रही है, जितनी यहाँ पर है उसमें भी तो मैच हुई है, चेक करो। यहाँ पे तो खैर है ही दो। यहाँ पे देखो पहली और आखिरी मैच हुई है, यहाँ पे पहली आखिरी और बीच वाली दोनों मैच हुई है, यहाँ पे पहली आखिरी सेकंड और सेकंड लास्ट और बीच वाली फिर अलग हुई है। समझ आ रहा है। तो कोएफिशिएंट भी अरेंज करना आ गया आपको, पावर्स भी डिस्ट्रीब्यूट करना आ गया आपको, तो अब तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है ना। हाँ ये बात फिक्स है कि सर पहले हम एक बार क्या करेंगे, पहले हम एक बार है ना टर्म्स बना लेंगे भाई, ए क्यूब वाली बनेगी, ए स्क्वायर बी वाली बनेगी, ए बी स्क्वायर बनेगी, बी क्यूब बनेगी, क्या बनेगी, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो ध्यान से सुनो, अगर आपको ए प्लस बी की पावर 4 के कोएफिशिएंट्स को डिसाइड करना है कि ये 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, अगर इसको आपको डिसाइड करना है तो आपको ऊपर की 3 रोज लिखनी पड़ेगी। तभी तो आप डिसाइड करके आओगे, 1 + 3 4 मिला। और ये लिखने के लिए ये लिखना पड़ेगा, ये लिखने के लिए ये लिखना पड़ेगा। तो कल को अगर मैं ए प्लस बी की पावर 10 दे दूं आपको, क्या दे दूं, 10, तो आपको 9 रोज लिख के आनी पड़ेगी, यानी ए प्लस बी की पावर 4 5 6 7 8 9, कम से कम और कुछ नहीं तो उनके कोएफिशिएंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे, है ना, तब जाके आप 10 तक पहुंचोगे। तो अब सर कोई डायरेक्ट तरीका, बिल्कुल है। तो अब अपन बायनोमियल थ्योरम बताएंगे, उसमें डायरेक्ट तरीका है, बट उसमें भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात, इज दिस क्लियर टू ऑल। ठीक है, चलो तो आप कुछ नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशंस है, एनालाइजिंग द पैटर्न, आफ्टर एनालाइजिंग द पैटर्न, the pattern of pattern of the terms, pattern of the terms of above expansion, of the terms of above expansion, following observations are noted, following observations are noted। क्या ऑब्जर्व किया आपने, ऑब्जर्वेशंस आर नोटेड। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो मैंने ये नोट करी सर, कि जितना इंडेक्स है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स है ना। पहली ऑब्जर्वेशन, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द ऑब्जर्वेशन, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन is is always is always one more than the index, one more than the index। पहली चीज तो ये ऑब्जर्व हुई। ठीक है, दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व करी आपने, कि ए की पावर घटती जा रही है, सारी पावर शुरुआत में ए ने रखी जितने भी इंडेक्स था, और बी की पावर क्या, बढ़ती जा रही है ना। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया। अच्छा, उससे पहले ये कि हर एक टर्म्स की टोटल नंबर ऑफ पावर इंडेक्स से मैच कर दिया ना। द द सम ऑफ द पावर्स, द सम ऑफ द पावर्स of A and B, of A and B in each term, in each term is always equal to index, is always equal to index, इंडेक्स से हमेशा मैच कर रही हो, इज ऑलवेज इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है, क्लियर। तीसरी, अब वही कर लिख दो कि ए की पावर तो घटती जा रही है और बी की पावर बढ़ती जा रही है। द पावर ऑफ ए, द पावर ऑफ ए goes on decreasing, goes on, पावर ऑफ ए स्टार्ट कहां से होती है, टोटल पावर मतलब इंडेक्स से स्टार्ट होती है ना। द पावर ऑफ ए स्टार्ट्स विथ, स्टार्ट्स विथ, स्टार्ट्स विथ द इंडेक्स। इंडेक्स से तो स्टार्ट होती है, जैसे क्यूब है तो क्यूब से स्टार्ट होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्टार्ट होती है ना। एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड फिर डिक्रीज होती जाती है 1 by 1, एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग बाय 1, एक एक से डिक्रीज हो रही है, ऐसा नहीं कि दो दो से है ना, डिक्रीजिंग बाय 1
इन ईच सक्सेसिव टर्म, इन ईच सक्सेसिव टर्म, सक्सेसिव मतलब अगली टर्म, ठीक है ना। एंड सिमिलरली बी के साथ क्या होता है, उसकी इंक्रीज होती जाती है, राइट। एंड सिमिलरली द पावर ऑफ बी, एंड सिमिलरली द पावर ऑफ बी, द पावर ऑफ बी, पावर ऑफ बी स्टार्ट कहां से होती है, जीरो से, है ना, और खत्म कहाँ होती है, पूरी इंडेक्स तक, है ना। द पावर ऑफ बी गोज ऑन इंक्रीजिंग बाय वन, goes on increasing, goes on increasing by one in each successive term, in each successive term, and ends, खत्म कैसे होती है, and ends with the index in the, and ends with index as its power, as its power in the last term, in the last term of the expansion, the last term of the expansion, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस तो कर ही लिया हमने, राइट, ऑफ द एक्सपेंशन, यहां तक लिख लिया। पहला ऑब्जर्वेशन क्या किया कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसी होंगी, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया कि हर एक टर्म में ए और बी की पावर का टोटल जो है सम है वो हमेशा इंडेक्स में कर रहा है। तीसरा और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये क्या किया, भाई ए की पावर इंडेक्स से शुरू होती है, एक एक कम होती जाती है, लास्ट में जीरो बन जाती है, और बी की पावर जीरो से शुरू होती है, एक एक बढ़ती जाती है, और लास्ट में इंडेक्स के बराबर हो जाती है। अब बात आती है घूम फिर के वापस कोएफिशिएंट्स, है ना। तो कोएफिशिएंट्स का बिल्कुल अलग से लिखो, द पैटर्न ऑफ कोएफिशिएंट्स, द पैटर्न ऑफ coefficients in each term, in each term, each term follows the sum of successive, two successive terms, follows the sum of the coefficients of, sum of the coefficients of two successive terms, two successive terms used in the, used in the immediate above expansion, immediate above एक्सपेंशन, मतलब जिस एक्सपेंशन पे अगर अपन है, जिस एक्सपेंशन पे अपन है उससे जस्ट अबव वाले एक्सपेंशन में सक्सेसिव टर्म्स के कोएफिशिएंट का सम करके हमको नीचे वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट मिल रहे हैं, ठीक है ना। एंड दिस, एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ, एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या कोएफिशिएंट, एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स forms, forms a triangle, फॉर्म्स है ट्राइंगल। अब यहां से एक ट्राइंगल बनेगा, अभी बताते हैं आपको। फॉर्म्स है ट्राइंगल नॉन एज, नॉन एज पास्कल्स ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसको, पास्कल्स। इसलिए ट्राइंगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पास्कल नामक मैथमेटिशियन, ब्लेस पास्कल, आपने सुना होगा नाम, नहीं सुना, पास्कल्स ट्राइंगल के नाम से इसको, इस अरेंजमेंट को मशहूर है ये अरेंजमेंट, है ना। अब देखो कैसा है वो अरेंजमेंट, वो ऐसा है, इस तरीके से देखो कैसे है। सबसे पहले ऊपर देखो, नंबर ऑफ टर्म्स लेटर से मान लो जीरो है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, जीरो। तो मान लो यहां लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ टर्म्स है जीरो। तो जीरो में मतलब सॉरी इंडेक्स है जीरो, इंडेक्स मान लो जीरो है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, वन, एक ज्यादा होती है। तो एक ज्यादा होती है तो उसका कोएफिशिएंट जो एक टर्म बनेगी ना, उसका कोएफिशिएंट वन ही बनेगा। क्या बनेगा, वन ही बनेगा, ध्यान से सुनो।
अब जब जैसे ही मैंने इंडेक्स क्या कर दी, 0 से 1 कर दी, तो अब टेल मी नंबर ऑफ टर्म्स 2 बनेगी। तो ये 1 इधर भी आ जाएगा और ये 1 इधर भी आ जाएगा ना, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 एंड देन 1। ठीक है। जैसे ही नंबर ऑफ टर्म मतलब इंडेक्स 2 हो गया बाइनोमियल का, तो अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, 3। तो देखो ये 1 1 1 इधर आ जाएगा, और इधर 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये 1 इधर खिसक जाएगा। समझ आया? समझ आया? ठीक है। चलो अब जैसे ही इंडेक्स 3 हो जाएगा, जैसे ही इंडेक्स 3 हो जाएगा, तो ये 1 तो इधर आ ही जाएगा आगे, क्योंकि स्टार्टिंग तो 1 से होती है। 1 + 2 क्या होता है बोलो? देखो इन दोनों को जोड़ के इनके बीच में लिखो, 1 + 2 क्या होता है, 3। मतलब पिछली सक्सेसिव टर्म्स का सम ही तो है 2, और इधर 2 + 1 क्या होता है, 3, और लास्ट में भी क्या आ गया, 1। तो चेक करो, एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। समझ आ रहा है? चलो अब नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इंडेक्स मेरी 4 हो जाए तो कौन बताएगा, ये बताएगा शिवम। टेल मी, अगर इंडेक्स मेरी 4 हो जाए तो उसके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? 1 तो आएगा ही आएगा, स्टार्टिंग और एंड तो 1 से ही होगी। 3 कहां से आया, 1 + 3 3 होता है क्या? 1 + 3 4, 3 + 3 6, एंड 3 + 1 4, और फिर लास्ट में 1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है। चलो एक बार और। अब 5 अगर हो जाएंगी, इंडेक्स क्या हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। तो करो, 1 तो आएगा ही आएगा स्टार्टिंग में। बोलो, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, और लास्ट में खत्म भी कहां से होगा, ये 1 से होगा, एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा, सो ऑन ये चलता ही जाएगा। यहां तक क्लियर है सारी बातें? तो इट एक्चुअली फॉर्म्स अ ट्रायंगल। थोड़ा मैं छोटी स्क्रीन में कर देता हूं ताकि एक ही जगह दिखाई दे। इट एक्चुअली फॉर्म्स अ ट्रायंगल विच इज फेमसली नोन एज पास्कल्स ट्रायंगल। फेमस है ये पास्कल्स ट्रायंगल के नाम से। देखो अभी एक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये तो है हमारी इंडेक्स, ये तो है हमारी टोटल इंडेक्स, और यहाँ पर ये है हमारा अरेंजमेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स। ये तो हो गई हमारी इंडेक्स। ठीक है ना, और ये है हमारा अरेंजमेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स। कर लिया यहाँ तक नोट डाउन? अब बिल्कुल हम नजदीक हैं, बस थ्योरम मिलने ही वाली है, एक्चुअली मिल ही चुकी है थ्योरम तो। बस अब आपको एक्चुअली देखा जाए तो आपको क्या करना है, बस केवल यही तो पैटर्न ही तो पहचाना है कोएफिशिएंट का। ट्रायंगुलर फॉर्म में तो पहचान लिया, लेकिन सर अगर मेरे को पांचवी इंडेक्स का चाहिए तो मुझे शुरू की 4 लिखनी पड़ रही है, 10वीं का चाहिए तो शुरू की 9 लिखनी पड़ रही है, 50वीं का चाहिए तो शुरू की 49 लिखनी पड़ रही है। डायरेक्ट तरीका नहीं मिल पा रहा ना, डायरेक्ट में 50वीं तक कैसे पहुंचू, डायरेक्ट में 40वीं तक कैसे पहुंचू, ये नहीं मिल पा रहा है। तो वही सोचना है बस, बाकी तो करीब करीब थ्योरम आपके हाथ में ही है ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी बातें? ठीक है। तो अब इन कोएफिशिएंट्स को अगेन मैंने एनालाइज किया कि यार डायरेक्ट मिल जाए, क्या मिल जाए, ये डायरेक्ट मिल जाए मुझे। तो मैंने देखा, देखो इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। अच्छा ये जीरो वाला तो हमने ऊपर लिखा नहीं था, बट अगर आप खुद सोचो, अगर मैं x + y की पावर a + b की पावर 0 लगाऊं, वैसे मैंने a + b की पावर 1 से ही स्टार्ट करी, लेकिन अगर मान लो इससे पहले मैंने a + b की पावर 0 से स्टार्ट करी होती तो 1 ही आता आंसर। किसी की पावर 0 क्या होती है, 1। तो 0 से एक ही टर्म मिलेगी, और वो टर्म भी मिलेगी 1, तो कोएफिशिएंट 1 ही आया ना उसका, 1 का कोएफिशिएंट 1 ही। ठीक है ना, वो अंडरस्टूड था, इसलिए मैंने 1 से डायरेक्ट स्टार्ट किया। अब आप देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स आपको वही मिल रहे हैं जो नीचे ट्राइंगल में दिख रहे हैं। इसमें तो 1 1, इसमें 1 2 1, नीचे देख लो जैसे है ना, फिर 1 3 3 1, और फिर 1 4 6 4 1, और एक एक्स्ट्रा हमने और बना लिया है, इसमें क्या बन रहा है, 1 5 10 10 5 1। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं सर डायरेक्ट तरीका। तो सुनो, जीरो की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि जीरो से चीजें इतनी आसान, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो ये एक्चुअली पता है क्या है, 1। ये एक्चुअली है, कलर कौन सा लूं, ये एक्चुअली है 0 C 0। ये पता है क्या एक्चुअली, ध्यान से देखना, ये है 1 C 0। ये क्या है, 1 C 0, 1
सी जीरो, और ये है फिर 1C1। ये क्या है? 1C1। ये क्या है? नहीं, ये 1 नहीं, अब 2। आपके पास यहाँ पे जो है उस वो तो ऊपर रहेगा, यहाँ पे जो है वो तो ऊपर रहेगा, तो अब 2 है ना, तो 2 से स्टार्ट करो। तो 2C0, 2C1, 2C2, एक एक बढ़ाते जाओ नीचे की नंबर। 2C0, 2C1, और ये 2C2। चलो आगे बोलो। ये 3 है, तो 3C0, 3C1, 3C2, एंड फाइनली 3C3। ठीक है ना? आते आते लास्ट में खत्म उसी पे हो जाएगा वो, है ना? चलो 4 से स्टार्ट करते हैं, तो 4C 0 से स्टार्ट होगा। 4C1, देन व्हाट? 4C2, देन व्हाट? 4C3, देन व्हाट? 4C4। 4 पे खत्म हो गया, 4 से स्टार्ट हुआ। 5 से करो, तो 5C0, देन व्हाट? 5C1, देन व्हाट? 5C2, देन व्हाट? 5C3, देन व्हाट? 5C4, एंड लास्ट में 5C5। इज दिस क्लियर? तो अब आपको ऊपर वाले लिखने की जरूरत नहीं है ना, अब आप डायरेक्ट बना सकते हैं ना। जैसे कि सपोज करो मैंने आपसे कहा कि मुझे तो a+b की पावर 10 चाहिए, तो 10 है ना, तो पहली टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो 10C0 होगा, फिर 10C1, 10C2, 10C3, ऐसे करते करते 11 टर्म्स होंगी। 11 टर्म्स होगी तो आखिरी का क्या हो जाएगा? 10C10 हो जाएगा। आपको ऊपर 9 रोज लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपने पैटर्न पहचान लिया। इज दिस क्लियर? तो कोएफिशिएंट लिखना भी है। तो फाइनली नाउ वी हैव द बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम लिखने वाले हम, लिखो। सो एनालाइजिंग ऑल दीज थिंग्स, नाउ analyzing all the observations above, we finally have the binomial theorem as below. And analyzing all the above observations, above, फिर पहली एक्सरसाइज में तो बस आपको एक्सपेंड ही करना है इनको, एक थ्योरम दूंगा, उस थ्योरम को यूज करके। सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइज में फिर किसी भी टर्म पे पहुंचाएगा। x+y की पावर 10 की सबसे मिडिल टर्म कौन सी? जनरल टर्म निकल आएगा, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकलते हैं। एनालाइजिंग ऑल द ऑब्जर्वेशंस, वी फाइनली कम टू बाइनोमियल थ्योरम as stated below, as stated below। तो बाइनोमियल थ्योरम है बेटा कि अगर a+b की पावर, अब पावर 1 2 3 4 5 एनी पावर, क्योंकि एक थ्योरम है तो वो तो हर पावर पे काम करेगी। अगर एक थ्योरम है तो क्या करेगी? हर पावर पे काम करेगी। तो मैं क्या लिखूंगा? a+b, ध्यान से देखना, a+b की पावर n। ठीक है? तो अब नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होगी। पहली बात तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? n+1। पहली टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? nc0। क्या होगा? nc0। मैं जो कोएफिशिएंट्स हैं अलग कलर में लिख रहा हूं जान करके, nc0। फाइन। और टर्म क्या होगी? टर्म कुछ ऐसी होगी कि a के पास ही सारी पावर रही होगी और b को बिल्कुल कुछ नहीं, b खाली हाथ। तो a की पावर पूरी की पूरी n जो पावर है वो a के पास रही होगी, और b के पास कुछ भी नहीं रहा होगा ना। b की पावर 0 है, 0 है तो उसको b की पावर 0 1 होता है, तो 1 × 1 लिख लो तो ठीक, नहीं तो खाली छोड़ दो। ठीक है? पहली टर्म ये बनेगी। अब अगली टर्म बताओगे आप। तो देखो अगली टर्म होगी, कोएफिशिएंट बताओ। nc0 से nc1 हो चुका होगा, nc1 हो चुका होगा। और टर्म क्या बनी होगी? एक ही एक पावर खत्म हो गई होगी, मतलब जो भी n पावर थी, जैसे मान लो 3 पावर थी तो 3 से 2 ही रह गई होगी, 2 पावर थी तो 1 ही रह गई होगी। तो एक पावर तो खत्म हो गई होगी, यानी n-1, और वो एक पावर किसको मिल चुकी होगी? अब वो पावर b को मिल चुकी होगी, यानी b की पावर 1। b की पावर 1 लिखो, नहीं तो b भी लिख सकते हो। b की पावर 1 b होती है, समझ रहे हो? ये डॉट भी लगाते जाओ, मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो अगली टर्म बताओ, शिवम बताएगा। बोलो शिवम, अगली टर्म क्या होगी? पहले तो कोएफिशिएंट बताओ। nc2 तो कोएफिशिएंट होगा, यस। और एक्चुअल टर्म में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? अब एक पावर और खत्म हो चुकी होगी एक ही, तो ए के पास कितनी पावर बची होगी? n-2। और वो जो एक पावर खत्म हुई तो किसको मिलेगी? वो b को मिलेगी, क्योंकि टोटल पावर तो n के बराबर होनी चाहिए ना। तो अगली पावर ये जो एक खत्म हुई किसको मिल जाएगी? इसको। तो b का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? चेक करो यहाँ पे, इसके पास n पावर थी, फिर एक कम हुई, फिर एक कम हुई। इसके पास पहले तो कुछ भी पावर नहीं थी, 0 थी, 0 से 1, 1 से 2। चलो एक टर्म और बनाते हैं और फिर सीधे आखिरी पे चलेंगे, क्योंकि तो चलता ही जाएगा। ये तो हमको पता थोड़ा ना कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, एन की वैल्यू जब तक पता नहीं तब तक पता नहीं। तो एक टर्म और बनाते हैं और फिर उसके बाद चलाते जाएंगे। यहाँ प्लस लगा दो। बोलो अगली टर्म का कोएफिशिएंट बोलो पहले तो।
2 के बाद 4 सीधा, NC3 एंड टेल मी द डिस्ट्रीब्यूशन a की पावर n-2 से n-3 इंटू बी का क्यूब। ठीक है, समझ गए? प्लस ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और आखिरी टर्म क्या बनेगी? NCN। खत्म वहीं पे हो रहा था ना NCN, जैसे 4 था तो 4C4 पे खत्म हो रहा था, इंडेक्स 5 था तो 5C5 पे खत्म हो रहा था। तो अगर n इंडेक्स है तो खत्म किस पे होगा? NCN पे खत्म होगा, NCN। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? अब A तो खत्म हो चुका है, ए तो खत्म हो चुका है क्योंकि शुरुआत में बी खत्म था, और ए के पास सारी पावर थी एन। फिर एक एक ए अपनी पावर एक एक देता गया देता गया देता गया, लास्ट में जाता है तो वो कंगाल हो गया। ए के पास अब कोई पावर नहीं है, सारी की सारी पावर किसके पास है? बी के पास। सारी की सारी मतलब एन की एन पावर किसके पास है? बी के पास है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। और यहाँ पे जो ये कोएफिशिएंट्स हैं, इन कोएफिशिएंट्स को बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट। यहां पे जो चीज नोटिस करने वाली है, देखो ध्यान से, जो ये लिखा हुआ है ना नीचे, वो हर टर्म में बी की पावर है। देखो यहाँ पे बी की पावर 0 है ना, यहाँ पे बी की पावर 1 है ना, यहाँ पे बी की पावर 2 है ना, यहाँ पे बी की पावर 3 है ना, और यहाँ पे बी की पावर n है ना। मैच करा? जो सी के नीचे लिखा हुआ है वो हर बार बी की पावर है, हर बार बी की पावर है, हर बार बी की पावर है, हर बार बी। सर ए की पावर का भी कोई बताओ ना डिफरेंस। यस, वेरी गुड। देखो ए की पावर क्या है? n और 0 का डिफरेंस n, n और 1 का डिफरेंस n-1, n और 2 का डिफरेंस n-2, n और 3 का डिफरेंस n-3। और यहाँ पे n और n का डिफरेंस 0 होता है तो ए की पास पावर ही नहीं है, 0 पावर है। तो कोई भी कहे किसी भी टर्म में, फटाफट बता कि ए की पावर क्या है? सी के ऊपर और सी के नीचे का डिफरेंस। और बी की पावर क्या है? जो एग्जैक्टली नीचे रखा हुआ है, जो भी एग्जैक्टली नीचे रखा हुआ है। इज दिस क्लियर? हो गया टाइम? चलो तो आप जाओ और आप रुको 5 मिनट, तो थोड़ा सा ये सारे ऑब्जर्वेशन पे लिख लेते हैं भी ए की पावर क्या हो रही है और बी की पावर क्या हो रही है। ठीक है, और टाइम से आओ कल से। अभी तो सही है तबीयत? ठीक है तो हाँ, परमुटेशन में दिया था, समझाने फिर से कहो। चलो कल आते ही पहले बताना, क्योंकि मेरे को एक्चुअली क्वेश्चन भी याद नहीं। पेपर लेके आना। पेपर नहीं है? चलो तो मैं शीट डालता हूँ, ग्रुप में डाल दूंगा मैं शीट, है ना? उस शीट में से मेरे को टिक मार्क करके बताना कौन सा क्वेश्चन है। चलो अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हेयर ये इसको एक ब्रैकेट में पैक करो पहले। कर दिया ना? इसको पता है एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे? और और अब ये पूरा बड़ा सारा नहीं लिखना सर, मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में बताओ। तो बड़ा सारा शॉर्ट में बताया कैसे लिख सकते हैं? और लगा के लिख रहा हूं मैं, ए प्लस बी की पावर, ए प्लस बी की होल पावर एन। ठीक है, क्लियर? देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, समेशन लगा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स का जब सम होता है तो मैं साइन लगा देता हूं, समेशन। अब आप पैटर्न पहचानो, पैटर्न पहचानो जरा ध्यान से। तो यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हो रही है? स्टार्टिंग किससे हो रही है? एन से हो रही है। और के की वैल्यू 0 to n। ठीक है, देखो यहाँ पे ये सी के ऊपर ये तो हमेशा एन ही है, चेक करो, ये तो हमेशा एन ही है ना, ये तो फिक्स है। तो जो चीज फिक्स है उसको तो छेड़ना ही नहीं है, एन सी। और सी के नीचे वाली जो टर्म है ना सर, वो 0 से स्टार्ट होके खत्म कहाँ पे हो रही है? 3 4 5 अप टू एन तक जा रही है ना? तो जो चीज बदल रही है उसको अपन के लिख देते थे समेशन वाली फॉर्म में, जो चीज बदल रही है उसको क्या लिख देते थे? के। वेयर के की वैल्यू 0 से लेके एन तक है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहां तक है? एन तक है। चलो ये तो हो गया कोएफिशिएंट। अब बात करते हैं टर्म की। तो इनटू टर्म क्या है? देखो सर, टर्म जो है वो एन से स्टार्ट हो रही है और खत्म छोटी होती जा रही है। अच्छा, एन से स्टार्ट हो रही है और छोटी होती जा रही है। तो देखो ध्यान से, जो बी की पावर है, बी की पावर है वो सबसे पहले क्या है? इसका डिफरेंस। अभी पैटर्न पहचाना ना अपन ने, इसका डिफरेंस है। तो बी की पावर लगा दो आप इन दोनों का डिफरेंस, यानी एन और के का डिफरेंस। बी की पावर हो गई n-k, और ए की पावर क्या है? एग्जैक्टली नीचे वाली टर्म यानी कि के। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, पहले ए और फिर बी है ना। ए की पावर तो है n-k, मतलब जो ए की पावर है वो देखो इसका डिफरेंस नहीं है। ए की पावर क्या है? एन, तो एन और 0 का डिफरेंस एन होता है। यहाँ पे ए की पावर क्या है?
n-1 तो n-1, यहाँ पे a की पावर क्या है n-2, यहाँ पे a की पावर क्या है n-3। तो जनरल फॉर्म में क्या लिखूंगा, a की पावर क्या आ रही है सर, n और k का डिफरेंस आ रहा है, और b की पावर एग्जैक्टली नीचे वाला नंबर आ रहा है, एग्जैक्टली नीचे वाला नंबर आ रहा है। तो नीचे वाला नंबर क्या लगाया मैंने यहाँ पे, k लगाया, तो मैं क्या लगा दूंगा b की पावर k, b की पावर k। तो ये ऊपर वाली जो भी चीज है इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, वेयर वेयर के वेरीज फ्रॉम। अब अच्छा हुआ हमने सीक्वेंस एंड सीरीज पहले पढ़ लिया, तो ये चीज अब आपको समझ में आ रही होगी, के की वैल्यू 0 से लेकर n तक वेरी कर रही है, ठीक है। ये हो गई ऊपर वाली चीज की शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो आप, है ना। अब देखेंगे नीचे वाली फॉर्म से ऊपर वाली फॉर्म कैसे बनाई जा सकती है। देखो, आपको क्या कहा उसने, के की वैल्यू 0 से लेकर n तक लो। क्या कहा उसने, के की वैल्यू कहां से कहां तक लो, 0 से लेकर n तक लो। तो पहली टर्म आप ये उठाएंगे भैया, इसमें k की वैल्यू 0 लेंगे, क्या लेंगे 0, तो क्या बनेगा बोलो, n c 0, k की वैल्यू 0। फिर चलो यहीं रख के बताता हूं, k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0, बोलो क्या बना, nc 0 बना। n-0 क्या होता है n, और b की पावर 0 तो यानी कुछ भी नहीं, तो पहली टर्म चेक करो यही तो है ना। फिर प्लस, अब 0 के बाद अगला क्या नंबर आता है 1, 1 रखो जरा। तो 1 जब मैं रखूंगा तो k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1, तो बताओ क्या बना nc1, और a की पावर क्या हो गई n-1, और b की पावर 1 यानी सिंपली b, चेक करो दूसरी टर्म यही तो है ना। तीसरी टर्म के लिए 0 1, अब 2 रखने की बारी है भाई, k की वैल्यू 0 से लेकर n तक रखे जाओ रखे जाओ रखे जाओ। तो पहले 0 रखी, फिर 1 रखी, अब क्या रखनी है 2, तो 2 रखो देखें। तो 2 यहाँ, k की वैल्यू 2 रखनी है, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो ये क्या हो गया nc2, चेक करो nc2, a की पावर n-2, a की पावर n-2 और b का स्क्वायर, मैच हो रही है ना सारी टर्म्स। तो यानी कि ऊपर वाली जितना भी ये तामझाम है इसको शॉर्ट में ऐसे लगा सकते हो। बस अब आप यहाँ पे के की वैल्यू बदले जाओ, 0 से लेकर n तक आप के की वैल्यू बदले जाओ। पहले 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर फिर क्या रखो 2 रखो, फिर क्या रखो 3 रखो, फिर क्या रखो 4 रखो, ठीक है ना। और ऐसे करते करते लास्ट में क्या रख दो, एन ही रख दो, क्योंकि 0 से लेकर एन तक रखनी है ना। तो लास्ट टाइम क्या हो जाएगी, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन, तो देखो एन सी एन आ रहा है। उसके बाद n-n यानी 0 हो जाता है, तो a की पावर 0 यानी ये टर्म एलिमिनेट हो गई, और लास्ट में क्या हो जाए b की पावर n। ठीक है, इज दिस क्लियर, ठीक है सारी बातें ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इन दिस थ्योरम लिखो आगे, नेक्स्ट इन दिस थ्योरम, इन दिस थ्योरम, ठीक है ना। पावर ऑफ ए क्या है, द पावर ऑफ ए, पहली चीज इन दिस थ्योरम, द पावर ऑफ ए इन ईच, द पावर ऑफ ए इन ईच टर्म, इन ईच टर्म is the difference of n and k, is the difference of n and k, is the difference of n and k, n और k का डिफरेंस है, ठीक है। और पावर ऑफ b क्या है, एग्जैक्टली k के इक्वल है। द पावर ऑफ b, द पावर ऑफ b in each term, in each term is exactly equal to k, is exactly equal to k, exactly equal to k। फाइन, यहां तक क्लियर है, ठीक है। ठीक है, और सारी टर्म्स में टोटल पावर n के बराबर होनी चाहिए, तो चेक करो है ना, यहाँ पे n टोटल पावर, यहाँ पे n-1 +1 करेंगे तो 1-1 करके अगेन n, यहाँ पे n-2 +2 करेंगे तो -2 +2 करके अगेन n, यहाँ पे -3 +3 करके अगेन n, और लास्ट में देखो टोटल पावर अगेन n। तो जितनी भी टर्म्स है उसमें a और b की टोटल पावर मिला के n के बराबर होंगी ही होंगी, ठीक है। अब देखो इस थ्योरम के अंदर अगर कल को मैं a + b की जगह a-b दे दूं, क्या दे दूं a-b, तो कुछ अलग नहीं करना है ना, कुछ अलग नहीं सोचना है आपको। ऑल्सो ऑल्सो अगर a + b की जगह क्या आ जाए बेटा, क्या आ जाए a - b की पावर n आ जाए, तो बोलो
आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज ए माइनस बी की पावर एन आ गई ना, तो आप पैनिक नहीं करोगे, आप क्या लिख दोगे इसको, ए प्लस माइनस बी की पावर एन। ए प्लस माइनस, भाई माइनस को क्या लिख सकते हो, प्लस ऑफ माइनस लिख सकते हो, तो इसको आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लोगे। अब जहां जहां ऊपर वाली थ्योरम में पहली टर्म तो ए की ए ही रहेगी, और जो दूसरी टर्म होगी वो माइनस बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो, माइनस बी हो जाएगी। तो एक्सपेंड करो, थ्योरम याद हो गई, बोलो एक्सपेंड करो। सबसे पहले एनसी जीरो, जीरो लिखा हुआ है ना, एन तो लास्ट में है ना, एनसी जीरो से स्टार्ट करके एनसी एन तक जाएंगे, ठीक है ना। एनसी जीरो, बोलो पहली टर्म क्या होगी, मतलब अब डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो सारी की सारी पावर ए के पास है, ए की पावर एन, ठीक है, प्लस अब एनसी वन, अब एनसी वन, अब ए की एक पावर खत्म हो गई, ए की पावर तो हो गई एन माइनस वन, और वो पावर किसको मिल गई, बी नहीं है आपकी बार, वहां देखो बी की जगह क्या है, माइनस बी है, बी की जगह क्या है, माइनस बी, तो इनटू इनटू मैं माइनस बी की पावर वन लगाऊंगा, ठीक है। चलो अगली टर्म बोलो, दो तीन टर्म्स बनाओ, एनसी वन के बाद अब एनसी टू, ठीक है, इनटू, अब एक पावर और छीन लो ऐसे, तो ए की पावर क्या हो जाएगी, एन माइनस टू, और वो पावर छीन के दोगे किसको, क्योंकि टोटल पावर तो एन रखनी है आपको, तो माइनस बी की पावर जो वन थी वो क्या हो जाएगी, टू। एक टर्म और बनाओ जरा, एन सी, क्या हुआ बेटा, एन सी थ्री, और आगे बोलो इंटू, ए की पावर क्या रह गई अभी, एन माइनस थ्री, और बी माइनस बी नहीं है आपकी बार, क्या है वही सेम चीज, क्या है बेटा, माइनस बी की पावर क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। यहां तक समझ आया। और ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या होगी, प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म क्या होगी, टेल मी, एन सी एन, बोलो एन सी एन इंटू, एन सी एन इंटू, बोलो आखिरी टर्म क्या होती थी, अब ए से तो सारी पावर छिन गई ना, और सारी की सारी पावर लास्ट में किसको मिल गई, बी को मिल गई, बी नहीं है, बी की जगह कौन है आपकी बार, माइनस बी है, इंटू माइनस बी की सारी पावर एन हो गई, ठीक है। तो सेम वही थ्योरम है, बस अगर माइनस आ जाए तो क्या कर दो, माइनस को स्प्लिट कर दो प्लस माइनस में। तो अब जो दूसरी टर्म आप इतनी देर से बी ले रहे थे ना, दूसरी टर्म इतनी देर से क्या ले रहे थे, बी ले रहे थे, वो क्या ले लोगे अब आप, माइनस बी। अब मुझे बताओ, माइनस वाले नंबर की पावर अगर वन होती है तो आंसर माइनस में आता है, माइनस वाले नंबर की पावर टू होती है तो आंसर प्लस में आ जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है ना। और माइनस वाले नंबर की पावर अगर थ्री होती है तो अगेन माइनस में आता है, माइनस वाले नंबर की पावर फोर होती है तो अगेन प्लस में हो जाता है। तो जब ऑड नंबर आता है, ऊपर पावर अगर ऑड होती है तो आंसर नेगेटिव, पावर इवन होती है तो पॉजिटिव, फिर ऑड आ गया नेगेटिव, फिर इवन आ गया पॉजिटिव। तो अब आप यहाँ पे चेक करो, ऑड ऑड कहां पर है, ये वन ऑड है, ये वापस इवन हो गया, ये ऑड है, ऐसे करते करते चलता जाएगा ना। तो अगर इसकी वैल्यू माइनस बी है, क्या है इसकी वैल्यू, माइनस बी, फिर इसकी वैल्यू क्या है, माइनस बी का क्यूब है, ठीक है ना। तो ये माइनस वाले नंबर से जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा इनटू माइनस बी, तो ये जो प्लस है ये प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैं ये कह सकता हूं कि जहां जहां ऑड है वहां वहां प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस। तो कैसे टर्म्स चलेंगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कैसे, पहली टर्म तो पॉजिटिव, पहली टर्म तो सेम टू सेम पॉजिटिव, एन सी जीरो नो चेंज, एन सी जीरो, ए टू द पावर एन का ए टू द पावर एन ही रहेगा, प्लस एन सी, नहीं अब प्लस नहीं आएगा, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस बी की पावर वन है, ऑड है ना, ऑड है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एन सी वन, एन सी वन, और जैसा भी लिखा हुआ था सेम टू सेम वैसा ही, ए की पावर एन माइनस वन, और ए की पावर एन माइनस वन, और बी को आप लिख दो सिंपली बी, है ना, बी की पावर वन हो गई है, प्लस आगे बोलो, आगे बोलो एन सी टू, और ए की पावर एन माइनस टू, जैसे चल रहा था, ए की पावर एन माइनस टू, और बी का स्क्वायर, माइनस को तो सॉल्व कर दिया मैंने ना, बी का स्क्वायर, बेटा सॉल्व कर दिया ना, माइनस की पावर जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी ना, जब जब इवन है तब, अरे नहीं, अब जो अगली टर्म आएगी, हाँ अब जो अगली टर्म आएगी, यस यस यस, ये बी का स्क्वायर है, अब जो अगली टर्म आएगी उसमें माइनस आएगा, ये सही कह रहे हो आप। तो एन सी थ्री, एन सी थ्री, ध्यान तो देता है मतलब तू, एन सी थ्री, और ए की पावर बोलो, ए की पावर बोलो एन माइनस थ्री, और बी का क्यूब। ये माइनस बी हर जगह से हट चुका है, देखो ये माइनस बी का बी हो चुका है, ये भी माइनस बी का बी हो चुका है, ये भी माइनस, इस माइनस को सोल्व करके मैंने इधर इधर सेट कर दिया, जब जब ये ऑड आ रहा था तब तब माइनस लगा दिया,
जब जब ये इवन आ रहा था तब तब प्लस का प्लस ही चलेगा, फिर ये ऑड आ गया तो ऑड की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ऐसे करते करते अब आखिरी टर्म की पावर साइन आप मैच नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरी टर्म में आपको पता होना चाहिए कि एन की वैल्यू क्या है, तो आखिरी को आप बी की फॉर्म में ही लिखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। आखिरी टर्म में को आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो उसको तो आप एन सी एन लिखकर और जैसे लिखा हुआ है वैसे के वैसे ही छोड़ेंगे, माइनस बी की पावर एन, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना इनकी वैल्यू क्या है भाई। आप कैसे डिसाइड करते हो, ऑड और इवन से डिसाइड करते हो। जब यहाँ पे ऑड होता है, कहाँ पे, जब आप यहाँ पे ऑड होता है तो आप माइनस कर देते हो, जैसे यहाँ पे ऑड है तो आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब यहाँ पे इवन है तो आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अगेन यहाँ पे ऑड है तो आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन एन की वैल्यू ही नहीं पता ना मुझे, तो एन ऑड है या इवन पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए इसको उसी फॉर्मेट में रखो जैसे ये ऊपर वाले फॉर्मेट में। इसका ये प्लस या माइनस वाला साइन आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या पैटर्न एनालाइज किया, अगर ए प्लस बी की जगह ए माइनस बी आ जाता है तो कुछ नहीं है, सेम टू सेम करे जाओ, बस पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव तीसरी पॉजिटिव, मतलब प्लस माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस प्लस, ऐसे करते करते अब वो एंड खत्म कहां पे होगा वो पता नहीं, क्योंकि एन की वैल्यू मुझे पता नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब एक लास्ट केस है जिसमें ए और बी को वो वन और एक्स में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद अपन सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखो लास्ट पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर केस। वैसे तो देखो क्वेश्चन में जब अपन वन और एक्स ए और बी की जगह कुछ भी पुटअप कर लूं, 2 3 4 5, तो आप खुद ही बना सकते हो, बट आपके एक्सरसाइज इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है पर्टिकुलर केस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, पर्टिकुलर केस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। पर्टिकुलर केस में उसने क्या कर दिया, क्या कर दिया, ए को तो ले लिया वन, ए को तो क्या ले लिया वन, और बी को ले लिया इसने एक्स, ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू एक्स। तो ए प्लस बी लिखते थे अपन पहले, तो अब क्या लिखेंगे, वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स की पावर एन, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले वही एन सी जीरो, बोलो एन सी जीरो, टर्म बोलो क्या बनेगी वन की पावर, वन के पास सारी पावर रहेगी, वन के पास क्या रहेगी, सारी पावर, तो वन की पावर एन, और एक्स के पास कुछ भी नहीं रहेगा खाली, ठीक है ना। आगे बोलो आगे, एन सी वन, ये दो तीन केस करते ही तो थ्योरम याद हो गई होगी, एन सी वन, और आगे बोलो क्या होगा, वन की पावर, वन की पावर तो एक खत्म हो गई, और एक पावर ये किसको मिल गई, एक्स को मिल गई। एक्स की पावर वन लिखने से मतलब नहीं है, एक्स को एक्स ही लिख सकते हैं ना, एक्स की पावर वन तो एक्स ही होती है। अगली टर्म बोलो, एन सी टू, वन की पावर क्या, एन माइनस टू, वेरी गुड, और आगे एक्स का स्क्वायर, और अगेन एंड अगेन देखो आप हर टर्म में खुद भी मैथ्स कर सकते हो, जो पहली चीज है उसका उसकी पावर तो इन दोनों का डिफरेंस है, और जो दूसरी है उसकी एग्जैक्टली पावर ये है, देखो पहली टर्म में उसका इसका डिफरेंस है और अगली का एग्जैक्टली पावर ये, आप खुद भी देख सकते हो। चलो आखिरी टर्म पे आते हैं सीधे, तो ये करते करते आखिरी टर्म पे आ जाओ, प्लस डॉट 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 और प्लस, हाँ बताओ लास्ट टर्म क्या होगी, एन सी एन, एन सी एन, वन तो पूरा खत्म, और जो भी पावर है अब आज की तारीख में किसके पास है, एक्स की पावर एन। तो आप कहोगे सर ये तो वैसे ही हो गया ना, आपने इसमें अलग क्या बताया, वही तो बाइनोमियल थ्योरम ही तो लग रही है। अब ए की जगह इसने वन ले लिया, बी की जगह एक्स ले लिया, कल को ए की जगह टू ले लेगा, बी की जगह वाई ले लेगा, चेंज होता जाएगा। फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा कि अब आप इसको थोड़ा सा सोल्व करके देखो, देखो जरा ध्यान से, एन सी जीरो, ये कोएफिशिएंट्स तो ऐसे ही लिखने अपने को। मुझे बताओ वन की कोई भी पावर लगा दें तो आंसर वन ही आता है, तो वन की कोई भी पावर लगाएंगे तो वन 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 ही आएगा, और वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वन इंटू फाइव फाइव होता है, वन इंटू थ्री थ्री होता है, वन इंटू सेवन सेवन होता है, तो इस वन को तो लिखने की कहीं पर भी जरूरत है ही नहीं, सीधे क्या लिखना है आपको, एक्स। तो ऊपर पहले वाली टर्म में तो एक्स कहीं है ही नहीं, पहली वाली टर्म में तो एक्स कहीं है ही नहीं, तो बस पहली वाली टर्म में तो सिंपली आपको क्या लिखना है, एन सी जीरो ही लिखना है, प्लस अगली वाली टर्म में बोलो एन सी वन लिख दिया, वन वाली चीज तो लिखनी नहीं है, सिंपली क्या लिख देना है, एक्स, क्या लिख देना है, एक्स। आगे वाली टर्म बोलो एन सी टू, और फिर वन वाली टर्म तो लिखनी नहीं है, और सीधे क्या लिख देना है, एक्स स्क्वायर, क्या लिख देना है, एक्स स्क्वायर। ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या बनेगी बोलो, एन सी एन तो होगी होगी, एक्स की पावर एन, एन सी एन एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि अगर पहली टर्म वन है और दूसरी टर्म कुछ भी एक्स वाई जेड या थ्री फोर फाइव कुछ भी है, तो आप केवल दूसरी टर्म से चलाए जाओ,
एक्स की पावर 1, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, और आखिरी में जाते जाते एक्स की पावर n। शुरुआत में तो एक्स की पावर 0 और 0 1 2 3, क्योंकि 1 तो कुछ है ही नहीं ना, ठीक है ना। तो बस ये इसका पर्टिकुलर केस था। आप चाहो तो उसकी वैल्यू ऐसे डायरेक्ट याद कर लो, भैया इसकी डायरेक्ट वैल्यू है। ये क्या है, जो नीचे वाली चीज है ना, ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू है जो आपको याद करनी है। अगर आप भूल भी जाते हो तो आप तो जैसे बायनोमियल थ्योरम यूज करते हो, ए को 1 ले लो, बी को x ले लो, और खुद भी बना सकते हो, ठीक है। सो दैट इज इट। ये आपका फाइनली बायनोमियल थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट होता है, मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट होता है। अपन कल सीधे ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, बायनोमियल थ्योरम का वैसे प्रूफ भी है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, लेकिन आपने तो अभी मैथमेटिकल इंडक्शन ही नहीं पढ़ा और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसीलिए हम उसको अभी स्किप करते हैं। अगर किसी बच्चों को अलग से समझना है तो आ सकता है मेरे पास, ठीक है। कल अपन एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।